Hello everyone, I hope you are doing very well. वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम की तरफ मूव करेंगे। बोहर मॉडल ऑफ एटम में भी आपकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी, उनको दूर करते हुए हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की तरफ क्या डेवलपमेंट्स है। सो टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, in view of the shortcomings of the Bohr model, attempts were made to develop a more suitable and general model. अब जे थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया, बोहर मॉडल आया, सभी में शॉर्टकमिंग्स आ रही थी। तो क्या अटेम्प्ट किया गया कि कुछ एक सुटेबल और एक जनरल और एक एप्रोप्रिएट मॉडल बनाया जाए फॉर एटम्स। सो टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड, रिपीट करता हूं, टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स which contributed significantly in the formulation of such a model were dual behavior of matter and Heisenberg uncertainty principle. These two are very important developments towards a quantum mechanical model of the atom. So देखिए, dual behavior of matter में क्या आ जाता है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। dual behavior of matter में देखते हैं हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली रिलेशनशिप। In 1924, Louis D. Broglie proposed that all matter has wave particle duality. मतलब क्या बोला गया था कि भाई वेव नेचर होगा या पार्टिकल नेचर होगा, बट उन्होंने कह दिया कि जितना भी मैटर है, मैटर इज समथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। उन्होंने कह दिया जितना भी मैटर है सभी के पास डुअलिटी है, वेव पार्टिकल डुअलिटी, मतलब सभी के पास वेव नेचर भी है एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी है, सिमिलर टू लाइट। सिमिलर टू लाइट, नॉट ओनली लाइट, सभी मैटर्स के पास वेव पार्टिकल डुअलिटी है, ये डी ब्रोगली ने कह दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पेन के पास, नोटबुक के पास, लैपटॉप के पास, सभी के पास वेव पार्टिकल डुअलिटी है। बट मैं अगर वॉक कर रहा हूं तो वेव तो नहीं बन रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसको एक रिलेशनशिप के मेथड से समझ सकते हैं, इसको एक रिलेशनशिप के माध्यम से हम समझ सकते हैं। द वेवलेंथ, वेवलेंथ उन्होंने एक दी, वेवलेंथ ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल इज रिलेटेड टू इट्स मोमेंटम बाय दिस इक्वेशन लैम्ब्डा इज इक्वल टू h by p। ये इन्होंने एक इक्वेशन यूज करी आइंस्टीन की, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और एक इक्वेशन यूज करी एनर्जी की, E इज इक्वल टू h न्यू। दोनों इक्वेशंस को यूज करके क्या बोला गया, जब E इज इक्वल टू h न्यू और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर को कंपेयर किया गया तो लैम्ब्डा वहां से निकल के आया, क्योंकि E इज इक्वल टू h न्यू मतलब E इज इक्वल टू hc by लैम्ब्डा भी हो सकता है। अगर E इज इक्वल टू hc by लैम्ब्डा है तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर वहां से लैम्ब्डा बन के आया h by mv, या फिर आप बोल सकते हो mv को लीनियर मोमेंटम, मतलब वहां से एक लैम्ब्डा बन के आया h by p। यहाँ पर लैम्ब्डा वेवलेंथ है, h वेवलेंथ किसकी, मटेरियल पार्टिकल की, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और p आपका मोमेंटम है। Conformation of wave particle duality, electron beams exhibit diffraction confirming the wave nature of electrons। जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो डिफ्रैक्शन शो कर रही थी और ये कंफर्म कर देता है कि वेव नेचर तो है इलेक्ट्रॉन्स का। The electron microscope utilizes the wave nature of electrons for high magnification। मैं रिपीट करता हूं अपने पॉइंट को, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं ना, वो इस वेव नेचर को यूटिलाइज करते हैं फॉर व्हाट, फॉर हाई मैग्निफिकेशन। The next interesting point, detection of wavelength। अभी क्या हुआ, हाई मैग्निफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूटिलाइज करते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। डिटेक्शन ऑफ वेवलेंथ में क्या है, द वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, सपोज मैं, आप, नोटबुक, पेन, चेयर, ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, आर टू शॉर्ट टू बी डिटेक्टेड ड्यू टू देयर लार्ज मासेस। क्योंकि लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या, h by mv, और m क्या है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसकी वेवलेंथ हम देख रहे हैं। तो अगर मास वो ज्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम है, बहुत छोटी होगी और उसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से वो वेवलेंथ हमें नहीं दिखती है। द वेवलेंथ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एटसेट्रा कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड ड्यू टू देयर स्मॉल मास। मास स्मॉल है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर मास स्मॉल है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। कंक्लूजन यहां से ये आता है कि ऑल मैटर एग्जिबिट वेव पार्टिकल डुअलिटी बट द वेव नेचर बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो डी ब्रोगली की जो ये बात थी, डी ब्रोगली की, वो गलत नहीं है।
डी ब्रोगली ने कहा that all matter exhibit wave particle duality. That's a true point, but it is not very much applicable for macroscopic particles. It is much significant and significant only for microscopic, means आप कह सकते हैं सब atomic particle. ठीक है, but the wave nature becomes significant only for subatomic particles. अब आता है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन फिजिसिस्ट थे. 1927 में उन्होंने स्टेट किया एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. भाई उन्होंने कहा हम सर्टेन नहीं है किसी चीज को लेके, वी आर अनसर्टेन. किस चीज को लेके? अनसर्टेन. ये एक कॉन्सिक्वेंस था किसका? विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का ये क्या था? एक कॉन्सिक्वेंस. अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा, पहले वो स्टेटमेंट देखते हैं. इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल. क्या स्टेट किया इन्होंने? इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन subatomic particles, या फिर आप कह सकते हैं of an electron. It states that it is impossible to determine simultaneously and accurately the exact position and exact momentum or velocity of an electron या फिर of a subatomic particle. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी. अगर ऐसा है तो यहां से एक एक्सप्रेशन भी उन्होंने दिया, एक इक्वेशन भी दी. Mathematically, it can be given as an equation delta x into delta px greater than is equal to h by 4 pi. In this equation, you can see delta px. So delta px को आप क्या लिख सकते हैं? delta x into p मतलब linear momentum, तो उसको लिख सकते हैं mv. px है तो mvx लिख सकते हैं into delta mvx greater than is equal to h by 4 pi. So delta x into delta vx greater than is equal to h by 4 pi m. यहाँ पर जो delta x है, delta x is the uncertainty in position and delta px और delta vx is the uncertainty in momentum, और जो delta vx है वो है uncertainty in velocity of the particle. I am repeating this Heisenberg uncertainty principle. According to Heisenberg, Werner Heisenberg, it is impossible to determine simultaneously and accurately the exact position and exact momentum या फिर velocity of an electron. So फिर ये actually क्या है? The statement is the consequence of dual behavior of matter and radiation. ठीक है. Mathematically एक उन्होंने इक्वेशन दी. क्या इक्वेशन दी? डेल्टा x इंटू डेल्टा px ग्रेटर देन इज इक्वल टू h by 4 pi. और आप लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा mvx ग्रेटर देन इज इक्वल टू h by 4 pi. मास तो किसी भी सबएटम पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा. सो आप लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा px ग्रेटर देन इज इक्वल टू h by 4 pi. जो अनसर्टेन है वो क्या है? पोजीशन एंड वेलोसिटी या मोमेंटम. सो डेल्टा x होगा हो चुका है यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. डेल्टा px को हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड डेल्टा vx को हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. इफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा. अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, देन डेल्टा x इज स्मॉल. डेल्टा x हो जाएगा स्मॉल, मतलब जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो डेल्टा vx बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, मतलब देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन. इफ यू आर सर्टेन फॉर if you are certain for a factor, then the another factor will be very much uncertain. Clear? मैं रिपीट करता हूँ. If the position of the electron is known, ठीक है, आपने कह दिया कि मैं सर्टेन हूँ पोजीशन ये है इलेक्ट्रॉन की विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, देन डेल्टा x तो स्मॉल हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तो स्मॉल हो गई, नेगलेक्ट कर सकते हैं. देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, मतलब डेल्टा vx बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा. डेल्टा vx इज लार्ज. On the other hand,
इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉन, अगर आप वेलोसिटी के बारे में सर्टेन है, प्रेसाइजली डेल्टा वी एक्स इज स्मॉल। अगर आप क्या कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉन प्रेसाइजली, देन आप कह सकते हैं डेल्टा वी एक्स क्या हो गया, स्मॉल। देन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, देन द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, मतलब डेल्टा एक्स विल बी लार्ज। दोनों पॉइंट्स इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। ध्यान से समझिए, इफ द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डेल्टा एक्स इज स्मॉल, देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। अगर हम पोजीशन के बारे में सर्टेन है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ, तो हम वेलोसिटी के बारे में अनसर्टेन होगी। इफ वेलोसिटी के बारे में अगर हम सर्टेन है, वेलोसिटी को प्रेसाइजली मेजर किया गया है, देन हम पोजीशन के बारे में अनसर्टेन होगी। If we carry out some physical measurements on the electron's position or velocity, the outcome will always depict a fuzzy or blur picture. मैं रिपीट करता हूँ, if we carry out some physical measurements on the electron's position or velocity, कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स अगर हम करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या वेलोसिटी पर, जो आउटकम आता है वो एक ब्लर सी पिक्चर आती है, एकदम क्लैरिफाई नहीं हो पाता सारी मेजरमेंट्स, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। हाइजेनबर्ग ने ये बोल दिया कि किसी भी चीज की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ बताना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। So one of the important implications of the Heisenberg uncertainty principle is that it rules out existence of definite paths or trajectories. सबसे important बात इसने जो बताई, वो बोहर ने भी ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। मतलब हाइजेनबर्ग ने ये कह दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ऑर्बिट्स तो फिक्स्ड नहीं है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस ऑफ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट रूल्स आउट कि जो डेफिनेट पाथ्स हैं, सर्कुलर जो डेफिनेट ऑर्बिट्स हैं, जो ट्रैजेक्टरीज हैं इलेक्ट्रॉन्स की, वो फिक्स्ड नहीं है। इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स, ठीक है। The trajectory of an object is determined by its location and velocity at various moments. बहुत सारी मूवमेंट्स पर देखी जाएंगी कि उसकी क्या ट्रेजेक्टरी हो रही है, ठीक है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए हमने यहाँ कैप्चर किया, फिर यहाँ कैप्चर किया, फिर ऐसे कैप्चर किया, फिर ऐसे, इस तरीके से जब हम उसे कैप्चर करते रहेंगे, बार बार उसे कैप्चर करते रहेंगे, तब हम उसकी ट्रेजेक्टरी को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहां भी प्रोबेबिलिटी आएगी। So the trajectory of an object is determined by its location and velocity at various moments. If we know where a body is at particular instant, and if we also know its velocity and the forces acting on it, that at that particular instant we can tell where the body would be sometime later, right? ये कुछ ऐसी बात हुई जैसे कि कोई ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब उसका रूट तो एक ही है, मान लीजिए हमें पता है पटरी तो स्ट्रेट है एकदम, जो उसके ट्रेन की जो पटरी है वो एकदम स्ट्रेट है। अभी ट्रेन यहाँ पर है और मैंने बताया आपको ट्रेन के बारे में कि ये स्पीड पे है और ये लोकेशन है, और मान लीजिए 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है और सपोज करिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पर ये बता सकते हैं कि अब ट्रेन यहाँ होगी, है ना, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इफ वी नो वेयर अ बॉडी इज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड इफ वी आल्सो नो इट्स वेलोसिटी, तब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके आगे का पाथ, उसकी ट्रेजेक्टरी। बट अगर हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है, हम एग्जैक्टली उसकी पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली नहीं बता पा रहे हैं, तो हम आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे, राइट? दैट वुड बी नॉट पॉसिबल ना। सो मैं रिपीट करता हूँ तीनों पॉइंट्स को, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। One of the important implications of the Heisenberg uncertainty principle is that it rules out existence of definite paths or trajectory. पहली बात तो ये हुई of electrons and other similar particles. Second point कहता है कि the trajectory of an object is determined by its location and velocity at various moments. मान लीजिए if we know where a body is at a particular instant and if we also know its velocity and the forces acting on it,
at that instant we can tell where the body would be sometime. हम क्या बता सकते हैं? We can tell where the body would be sometime later. Clear? The next important point, we therefore conclude that the position of an object and its velocity fixed its trajectory. किसी भी पार्टिकल की, मटेरियल पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी, उसकी ट्रेजेक्टरी को फिक्स्ड करके हमें बताते हैं. Since for a subatomic object such as an electron, proton, etc., it is not possible simultaneously, एक साथ, to determine the position and velocity at any given instant. At any given instant, to an arbitrary degree of precision, it is not possible to talk of the trajectory of an electron. हम उसकी इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी डिसाइड ही नहीं कर सकते, उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, राइट? मैं रिपीट करता हूं इस पॉइंट को. सिंस फॉर सब एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आपने लिया इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट. ये तो पॉसिबल नहीं है. हाइसेनबर्ग ने तो ये स्टेटमेंट दी, इंस्टेंट टू एन आर्बिट्ररी डिग्री ऑफ प्रेसिजन. ठीक है, एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ प्रेसिजन की में भी आप नहीं बता सकते. इट इज नॉट पॉसिबल, अगर नहीं बता सकते तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसकी ट्रेजेक्टरी के बारे में बात कर सके. किसकी? इलेक्ट्रॉन की. क्लियर? सो ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल चल रहा है. अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में आप ध्यान से समझिएगा एक इंपॉर्टेंट बात. The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic objects. जो हमारी de Broglie रिलेशनशिप थी वो भी माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है, और जो हाइजेनबर्ग है ये भी माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है, मैक्रो के लिए वैलिड नहीं है. ये बात मैं यहाँ से प्रूव कर दूंगा. The effect of Heisenberg uncertainty principle इज सिग्निफिकेंट. जो अनसर्टेनिटी है वो आएगी माइक्रो के केस में, मैक्रो के केस में कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी. मैं रिपीट करता हूं. द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उनके लिए ये अनसर्टेनिटी हमें क्या करनी होगी? नेग्लेक्ट. इस बात को हम कुछ एग्जांपल्स से देख सकते हैं. ओके, चलिए देखते हैं. तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, कितना मास है पता है ऑब्जेक्ट का? सिर्फ 10⁻⁻⁶ किलोग्राम, मतलब 1 मिलीग्राम, राइट? कितना? 1 मिलीग्राम. देन डेल्टा V इंटू डेल्टा X इज इक्वल टू h/4πm. अगर मैं सारी वैल्यूज को पुट करूं, H की वैल्यू जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 4 इंटू 3.1416 ये पाई की वैल्यू हो गई. M की वैल्यू 10⁻⁶ किलोग्राम. जो 1 जूल होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर के ऊपर. सॉल्व करने पर आपके पास किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा अप्रोक्स 10⁻28 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. आप देख सकते हैं दो अनसर्टेनिटी का मल्टीपल कितना ज्यादा स्मॉल है. द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इंटू डेल्टा X ऑब्टेन्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इज इनसिग्निफिकेंट. कैसी है ये? इनसिग्निफिकेंट. इतनी ज्यादा स्मॉल वैल्यू मतलब बहुत, जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत कम है, मतलब हम सर्टेन ज्यादा है, अनसर्टेनिटी कम है. Therefore, one may say that in dealing with मिलीग्राम साइज्ड और हेवियर ऑब्जेक्ट्स, अब ये तो मिलीग्राम साइज लिया, अगर और ज्यादा हेवियर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करूंगा, द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंस. बहुत बहुत कम अनसर्टेन हम उस चीज को लिए होंगे. अभी अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ पर बैठा हूं तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, राइट? अगर मैं चल रहा हूं तो आप मेरी एग्जैक्ट पोजीशन और मेरी आगे की ट्रेजेक्टरी सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं. तो हैवी ऑब्जेक्ट्स के साथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है, मैक्रो के लिए वैलिड नहीं है. मतलब वैलिड तो है बट सिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू.
इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत लाइट वेट है, जिसके वेट को, जिसकी मास को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. On the other hand, delta V into delta X obtained is much larger, and such uncertainties are of real consequence. Such uncertainties are of real consequence. For example, for an electron whose mass is 9.11 into 10 raised to the power minus 31 kilogram. देखो कितना ज्यादा small mass है. 9.11 into 10 raised to the power minus 31 kilogram. According to Heisenberg uncertainty principle, delta V into delta X is equal to h by 4 pi m. H की वैल्यू 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second. 4 into pi की वैल्यू 3.1416 into m की वैल्यू 9.11 into 10 raised to the power minus 31 किलोग्राम. ठीक है, जो किसका मास है, एक इलेक्ट्रॉन का मास. इसका मास है एक इलेक्ट्रॉन का मास. अगर मैं इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करता हूं तो अनसर्टेनिटी देखो कितनी स्मॉल आई है, 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स. बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, सॉरी बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू नहीं है. ठीक है, मतलब 10 रेज टू द पावर माइनस 4 है सिर्फ. कंपेरेटिवली 10 रेज टू द पावर माइनस 28, ये वैल्यू 10 रेज टू द पावर माइनस जो 4 वैल्यू है ये कंसीडरेबल है. ठीक है, so it therefore means that if one tries to find the exact location of the electron, say to an uncertainty of only 10 raised to the power minus 8 meter, मैं uncertain हूँ कि सिर्फ 10 raised to the power minus 8 meter की uncertainty है, then the uncertainty of delta V in velocity would be 10 raised to the power minus 4 meter square second inverse divided by 10 raised to the power minus 8. ठीक है, नियर अबाउट 10 raised to the power 4 मीटर पर सेकेंड. इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो चुकी है डेल्टा वी में, मतलब वेलोसिटी में. अगर मैं कहूं कि जो एग्जैक्ट लोकेशन है, टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से टू एन अनसर्टेनिटी ऑफ 10 raised to the power minus 8 मीटर, हम बहुत ज्यादा सर्टेन की तरफ हैं, देन द अनसर्टेनिटी डेल्टा वी इन वेलोसिटी वुड बी 10 raised to the power 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत लार्ज वैल्यू है, मतलब बहुत ज्यादा अनसर्टेन है. राइट, which is so large that the classical picture of electrons moving in Bohr orbit cannot hold good according to this value. This is so large that the classical picture जो electrons orbit में move कर रहे हैं, right, revolve कर रहे हैं, cannot hold good. It therefore means that the precise statements of the position and momentum of electrons have to be replaced by the statements of probability. जो एक्यूरेट हमने स्टेटमेंट दे रखी हैं, जो प्रेसाइज स्टेटमेंट्स के साथ हमने पोजीशन एंड मोमेंटम को दिखा रखा है, उनको हमें रिप्लेस करना चाहिए किससे, बाय द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन हैज एट ए गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम, दैट द इलेक्ट्रॉन हैज एट ए गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. तो इसके बाद जब हम मूव करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, तो उसमें प्रोबेबिलिटी को कंसीडर किया गया है, ना कि एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम. मतलब उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कंसीडर किया गया है. राइट, सो प्रॉब्लम एक डिस्कस कर लेते हैं हाइजेनबर्ग के बेस पर. अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स, मैं क्या कह रहा हूँ, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photons is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. ठीक है, what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? तो कह रहा है एक माइक्रोस्कोप है, using suitable photons is employed to locate an electron in an atom with a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? So uncertainty पूछी है velocity में. So delta x into delta p is equal to क्या होता है, h by 4 pi. So delta x m delta v is equal to क्या हो जाएगा, h by 4 pi. Delta x m delta v is equal to क्या हो जाएगा, h by 4 pi. तो delta v क्या हो जाएगा, h by 4 pi m, h by 4 pi m into delta x. जब डेल्टा v में सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, h की वैल्यू 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड, 4 into 3.14 पाई की वैल्यू
डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ये मास की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? मास ऑफ, क्या दे रखा है यहाँ पे? सूटेबल फोटोन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास हमने यहाँ पे ले रखा है। किसका मास ले रखा है? इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो 1 जूल है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल की वैल्यू पुट करती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, 1 मीटर बच गया। सेकंड यहाँ पर ऑलरेडी और सेकंड इनवर्स स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर जो आ चुका है उससे सेकंड कैंसिल और एक क्या बचेगा? सेकंड इनवर्स। और या वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मतलब 0.579 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। किसकी? डेल्टा वी की, जिसको आप लिख सकते हो 5.79 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। क्लियर? इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ। एक गोल्फ की बॉल है, छोटी सी बॉल होती है, मास अराउंड 40 ग्राम, मास ऑफ 40 ग्राम एंड a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with an accuracy of 2%, अगर जो स्पीड है वो मेजर करी जा रही हो 2% की एक्यूरेसी के साथ, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। तो उसकी पोजीशन कितनी अनसर्टेन होगी? द अनसर्टेनिटी इन द स्पीड इज 2%, है ना? 2%। तो 2% को हम क्या कैसे लिख सकते हैं भाई? जो 2% है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 45 इंटू 2/100 मतलब 0.9 मीटर पर सेकेंड। 0.9 45 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, जिसमें 2% अनसर्टेनिटी है, मतलब 0.9 मीटर पर सेकेंड की अनसर्टेनिटी हो सकती है। यूजिंग द इक्वेशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम डेल्टा वी, ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज, आप क्या देखेंगे कि एच की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू 40 ग्राम, जिसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? अनसर्टेनिटी इन द स्पीड आपको दी हुई है 2%। इट मींस आप क्या लिख सकते हैं? 45 इंटू 2/100 0.9 मीटर पर सेकेंड की अनसर्टेनिटी हो सकती है। यूजिंग द इक्वेशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम इंटू डेल्टा बी, एच की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू 40 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ किलोग्राम से। ग्राम इनवर्स इस ग्राम को कैंसिल आउट करने के लिए मल्टीप्लाई विद डेल्टा बी 0.9 मीटर पर सेकेंड। जूल की जो वैल्यू होती है, देखो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे किलोग्राम, मीटर और सेकेंड इनवर्स। जूल की जो वैल्यू होती है वो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड इनवर्स स्क्वायर अगर है तो ऊपर सेकेंड इनवर्स बचेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा मीटर। सो डेल्टा एक्स यहाँ से सॉल्व करने पे कितना आया था? 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर। दिस इज नियरली 10⁻18 times smaller than the diameter of a typical atomic nucleus. ये बहुत ज्यादा स्मॉलर, कितना स्मॉल? लगभग 10⁻18 times smaller than the diameter of a typical atomic nucleus. As mentioned earlier, for large particles, the uncertainty principle sets no meaningful limit to the precision of measurements. To the precision of measurements. मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। क्या कह रहा है ये? कह रहा है एक गोल्फ बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with the accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position. जब हमने uncertainty in position कैलकुलेट करने का ट्राई किया तो हमने क्या देखा? If the uncertainty in the speed is 2%, it means 45 into 2/100 मतलब 0.9% uncertainty है। इक्वेशन यूज करेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम डेल्टा बी, जहां पर h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और डिवाइडेड किससे किया गया? 4 पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई विद 40
जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम में, तो 40 ग्राम इंटू 10⁻³ किलोग्राम ग्राम इनवर्स, तो मल्टीप्लाई विद डेल्टा वी जो कि है 0.9 मीटर पर सेकेंड। पुट करने पर सारी वैल्यू आई 1.46 into 10⁻³ meter. This is nearly 10⁻18 times smaller than the diameter of a typical atomic nucleus. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, this is nearly 10⁻18 times smaller than the diameter of a typical atomic nucleus. So हम क्या कह रहे हैं? As mentioned earlier, for larger particles, the uncertainty principle sets no meaningful limits to the precision of measurements. So what are the reasons for the failure of the Bohr model? समझते हैं. In Bohr model, an electron is regarded as a charged particle moving in a well-defined circular orbit about the nucleus. ये माना Bohr model. The wave character of the electron is not considered in Bohr model. सिर्फ particle character को consider किया गया था electron के. तभी तो fixed orbits और fixed trajectories दे दिए थे. Further, an orbit is a clearly defined path, and this path can completely be defined only if both the positions and the velocity of electron are known. ऑर्बिट तो एक कंप्लीटली डिफाइंड पाथ है कि ये पाथ है एग्जैक्टली, ठीक है, और वो सिर्फ तभी डिफाइन हो सकता है, दिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन एग्जैक्टली एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. Bohr model of the hydrogen atom therefore not only ignores dual behavior of matter but also it contradicts this uncertainty principle, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसको भी इन्होंने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. ठीक है. सो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया वो मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ. हमने आज की क्लास में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ जाने वाली स्टेप्स देखे. ठीक है, मतलब एक हमने समझा ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और दूसरा हमने समझा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और फिर हमने कुछ दो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और फेलियर ऑफ द बोहर मॉडल देखे कि क्यों बोहर मॉडल फेल हो गया. बोहर मॉडल का फेल होने का कारण था एक तो वो जो ऑर्बिट्स को वेल डिफाइंड स्पेस है और उसने वेव नेचर कंसीडर नहीं किया था. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर नहीं किया, सिर्फ पार्टिकल नेचर कंसीडर किया और बोला कि ऑर्बिट एक क्लियरली डिफाइंड पाथ है और this path can completely define only both the position and velocity of the electron are known. ठीक है, और इसके अलावा this is possible not possible according to the Heisenberg uncertainty principle कि हम एक साथ both the position and the velocity of the electron are known exactly at the same time, same instant of time, ऐसा possible नहीं है. और Bohr model of hydrogen atom therefore not only like ignores dual behavior of matter but also contradicts the Heisenberg uncertainty प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू h by 4πm ये होता है. ओके, सो आई होप दिस concept is very much clear to all of you. So this is all about this today's class everyone. Thank you so much.